तो नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट साथी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हमारे स्टूडेंट साथी के टेस्ट सीरीज को कवर करा था। हम लोगों ने डिटेल्ड एक्सप्लेनेटरी फॉर्मेट में एक एक क्वेश्चंस को देखा था। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोगों ने कवर किया था और क्वेश्चन नंबर 25 वो था कि क्षेत्रफल की दृष्टि में देश का सबसे बड़ा वनावरण फॉरेस्ट कवर किस राज्य में स्थित है। और मैंने बताया था कि कमेंट बॉक्स में आप लोग भी जो है आंसर डाल सकते हो और जिन साथियों का ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा उनको हम लोग अपने एंड से फ्रीबीज भी प्रोवाइड करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर था साथियों सी, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो है सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर मतलब देश का सबसे बड़ा वनावरण यानी कि फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारतीय वन सर्वेक्षण FSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है साथियों, तो आप लोगों के लिए मैं ऑप्शन भी पढ़ देता हूँ कि FSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मसूरी, शिमला, देहरादून या नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, क्या होगा साथियों, आप भी बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। और फिलहाल ये लाइव सेशन नहीं है, रिकॉर्डेड सेशन है, इसलिए मैं ही अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है देहरादून। FSI का मुख्यालय जो है, भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है उसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 में मूव करते हैं। तो 22 फरवरी को भारत को किस देश से 22 फरवरी को भारत को किस देश से 3 और राफेल लड़ाकू विमान प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि इंडिया रिसीव 3 मोर राफेल फाइटर जेट्स फ्रॉम विच कंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों सी, फ्रांस। जहां से हमें पहले राफेल फाइटर जेट्स मिले थे वहीं से जो है 22 फरवरी को भारत को 3 और राफेल लड़ाकू विमान प्राप्त हुए, यानी कि फ्रांस जो है जो मैन्युफैक्चरर भी है राफेल का, वहीं से हमें फिर से राफेल फाइटर जेट्स का स्टॉक मिला है। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो हु बिकेम द वर्ल्ड्स लीडिंग रन स्कोरर इन 2020 इंटरनेशनल्स। तो इसका आपको ऑप्शन आप देख सकते हो कि पॉल स्टर्लिंग और रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड मार्टिन गप्टिल। तो इसका साथियों करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने जो है सबसे ज़्यादा रन स्कोरर है 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट के। उसके बाद आइए 29 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। तो ये कह रहा है कि वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक, आपके लिए होल्ड कर देता हूँ। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक यानी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है। तो इसमें आपका मैं इंग्लिश में भी आपके लिए ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपको ये जो टेस्ट सीरीज है इसका फ्री PDF भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आपको फ्री PDF इसका प्रोवाइड करवाया जाएगा। एंड बाइलिंगुअल फॉर्मेट में साथियों ये पूरा कंटेंट है, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में क्वेश्चंस है। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स सिंस भैंसजी मैट्रिमोनियल पार्क 2021। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों होगा बी, 66वां, यानी कि इंडिया का जो है 66 रैंक है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में। ठीक है ना। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन की उत्पत्ति किस देश से हुई है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा साथियों कि इन विच कंट्री डिड द न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस डेल्टा क्रॉन ओरिजिनेटेड। तो इसका आपको ऑप्शन देख सकते हो कि साउथ अफ्रीका, साइप्रस, चैड एंड देन आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो है माल्टा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों बी, साइप्रस। ये जो आपका डेल्टा क्लोन है, डेल्टा क्लोन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साइप्रस, और ये जो अभी न्यू वेरिएंट आया है कोरोना वायरस का। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा बी, साइप्रस। और हम लोग 31वें क्वेश्चन पे मूव करते साथियों। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में सबसे शीर्ष राज्य कौन है, यानी विच इज द टॉप मोस्ट स्टेट इन द लिस्ट ऑफ स्टेट्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज अंडर द सेल्फ रिलायंट इंडिया इन एम्प्लॉयमेंट स्कीम। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा साथियों 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होगा
आप देख सकते हो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। तो महाराष्ट्र जो है इज द टॉप मोस्ट स्टेट इन द लिस्ट ऑफ द स्टेट्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज अंडर द सेल्फ रिलायंट इंडिया एम्प्लॉयमेंट स्कीम। ठीक है साथियों, 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना रिलेटेड। तो ऑप्शन ए है आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। देन आपका ऑप्शन नंबर सी है साथियों मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि ये क्वेश्चन भी साउंड कर रहा है, क्वेश्चन भी हिंट दे रहा है आपको कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये आपका एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पे मूव करते साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि मार्च 2022 में यू सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इन मार्च 2022 यू सुक नेमिज़वार हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ऑप्शन आप देख सकते हो ताइवान, थाईलैंड, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा साउथ कोरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। साथियों मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो प्रीवियस वाला जो मैंने बताया था कि जिन भी साथियों का मतलब ज़्यादातर करेक्ट ऑप्शंस होगा उनको हमारे एंड से जो है स्टडी मटेरियल्स का पैकेज वगैरह भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो वो हमारे लाइव सेशंस के लिए एप्लीकेबल है साथियों। बहुत जल्दी जो है हम लोग लाइव सेशंस में भी आएंगे और लाइव क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करेंगे। और जिन साथियों का सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा, जिन साथियों का क्विक आंसर होगा कमेंट बॉक्स में, उन साथियों को फ्री स्टडी पैकेज फॉर पीटी एज अ पीटी और मेंस के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा, डोरस्टेप डिलीवरी करवाई जाएगी। तो वो लाइव सेशन के लिए एप्लीकेबल है साथियों, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 34 में हम लोग मूव करते हैं और लाइव सेशन बहुत जल्द शुरू होने वाला है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि 2-3 हम लोगों ने लाइव सेशन करा है और आने वाले वीडियोस में जो है कॉन्टिन्यूसली लाइव सेशन सब लोग आपके साथ जुड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 जो कह रहा है वो कह रहा है कि भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने जनवरी 2022 में किस क्रिकेट फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ी है। तो इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली हैज लेफ्ट द कैप्टनसी ऑफ विच क्रिकेट फॉर्मेट इन जनवरी 2022। तो क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि विराट कोहली ने किस क्रिकेट फॉर्मेट से अपनी कप्तानी को छोड़ दिया है। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। आपका है टेस्ट है या वनडे है या T20 या IPL है। तो टेस्ट सीरीज से, टेस्ट मैचेस से विराट कोहली ने कैप्टनसी को छोड़ने का अनाउंसमेंट किया है जनवरी 2022 में। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जो है कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन बिहार। तो मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के निम्नलिखित में से कौन से सत्र बिहार में आयोजित किए गए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है पहला, दैट इज 1885 में जो हुआ था, 37वीं जो 1922 में हुआ था, 5वां जो 1889 में हुआ था, या 53वां जो 1940 में हुआ था, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, कोई भी सेशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई भी करेक्ट आंसर आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 पे हम लोग मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है साथियों वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिफर्ड एज सेंड्रोकोटाज, यानी कि निम्नलिखित में से किसे सेंड्रोकोटा कहा जाता था। एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट भी हो चुका है। हम लोगों ने जैसे पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मद्देनजर रखते हुए, किस सब्जेक्ट्स का कितना वेटेज है उसको देखते हुए हम लोगों ने पूरे इंटायर कंटेंट को, अपने इंटायर टेस्ट सीरीज को डिज़ाइन एंड डेवलप करा। तो ये जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिफर्ड एज सेंड्रोकोटाज। आप ऑप्शंस देख सकते हो
ऑप्शन नंबर ए कह रहा अशोका, बी कह रहा कौटिल्य, सी कह रहा समुद्रगुप्त या डी कह रहा चंद्रगुप्त। आपको पता है साथियों कि भारत का प्राचीन इतिहास काफ़ी ज़्यादा गौरवपूर्ण था, काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक, जो हमारा इंडिया का, जो हमारे भारत का जो ऐतिहासिक काल था, प्राचीन ऐतिहासिक काल था, वो काफ़ी ज़्यादा गौरवपूर्ण था। और हम लोगों ने अपने स्टूडेंट साथी ने जो फटाफट कोर्स लॉन्च करा था, तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था एंशिएंट हिस्ट्री वाले टॉपिक में कि हाउ प्राइडफुल आवर एंशिएंट हिस्ट्री वाज, और उसमें हम लोगों ने देखा था एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज वेल एज एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। जिन साथियों ने वो कंटेंट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटायर प्लेलिस्ट डाला हुआ है साथियों, उसका पूरा लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ से जाके पूरे कंटेंट को आप चेकआउट कर सकते हो, पूरे कंटेंट को आप पढ़ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है इसका साथियों करेक्ट आंसर होगा डी होगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को जो है सैंड्रोकोटास कहा जाता था, और यूनानी लेखकों ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख राजकुमार सैंड्रोकोटस के रूप में किया, ठीक है ना। तो सिकंदर के आक्रमण के बारे में बात नहीं की गई है, और इसके बारे में ग्रीक सोर्स ऑफ हिस्ट्री से पता चला है कि जो यूनानी इतिहासकार या यूनानी लेखक जो थे उन्होंने चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस का उपाधि दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो कह रहा है कि Who among the following was the founder of Hurrian dynasty? Again, ये भी आपका एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है साथियों, ठीक है। क्वेश्चन स्किप हो गया, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज। हाँ, ये भी आपका जो है एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है साथियों कि हरियन डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, हरियन वंश के संस्थापक कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर होगा आपका साथियों, क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर होगा बिंबिसार। बिंबिसार जो थे हरियन वंश के संस्थापक थे, और बिंबिसार के हरियन वंश की स्थापना की थी। और मगध के राजा बिंबिसार ने बौद्ध लेखन में प्रसिद्ध राजगीर शहर का निर्माण किया, और बौद्ध इतिहास के अनुसार बिंबिसार ने 52 वर्ष में यानी कि 544 ईसा पूर्व से लेकर 452 ईसा पूर्व तक शासन किया था, ठीक है। तो ये हमारे हिंदू राजा बिंबिसार की कहानी थी, जिन्होंने 44 वर्षों तक भारत वर्ष पे शासन किया था, 52 वर्षों तक शासन किया था, और हरियन वंश की स्थापना इन्होंने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 37 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे मूव करते हैं कि निम्नलिखित में से किसने शांति स्तूप का निर्माण किया था। हु अमंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टेड द शांति स्तूपा? ए बिंदुसार, बी अशोक, डी धनानंद या डी चंद्रगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो है आपका करेक्ट आंसर होगा बी अशोक, सम्राट अशोक, ठीक है। सम्राट अशोक ने जो है साथियों सांची स्तूप का निर्माण किया था, और इसके बारे में कहा जाता है कि महान स्तूप मूल रूप से मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था, और माना जाता है कि इसमें बुद्ध के अस्थियों की राख थी, ठीक है ना। तो शांति स्तूप जो है सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 जो है साथियों वो कह रहा है कि भारतीय इतिहास के प्राचीन काल में यवन कौन थे। तो यवनास ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाज हूम। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर है, आप ऑप्शन भी देख सकते हो वीडियो में। विजिटर्स फ्रॉम द ग्रीस, गोल्डस्मिथ ड्यूरिंग सतावना पीरियड यानी कि सातवाहन काल के दौरान जो सुनार थे वो, या ग्रीस के आगंतुक, या उत्तर पूर्व भारत के कारीगर, या उत्तर भारत की यौद्ध जनजातियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा विजिटर्स फ्रॉम द ग्रीस, यानी कि यवन यूनानी थे जो भारत में सोने के साथ साथ काली मिर्च खरीदने और शराब और दासियों की आपूर्ति करने के लिए भारत आए थे, और संगम साहित्य में इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि मौर्य वंश के पूर्व मगध की सीमाओं की सर्वाधिक विस्तार किसके शासन काल में हुआ, कि इन हुज reign did the greatest expansion of the boundaries of Magadha took place before the Maurya dynasty। तो ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी महापद्मानंद या डी धनानंद या ई इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा वो साथी होगा महापद्मानंद। सी इज द करेक्ट आंसर, महापद्मानंद। और महापद्मानंद ने जो है एक राज की उपाधि धारण की थी, और इन्होंने जो है मगध की सीमाओं का विस्तार कलिंग तथा उत्तर कर्नाटक तक कर दिया था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य वंश के
पूर्व मगध की सीमाओं की सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुई? तो महापद्मानंद के शासनकाल में हुई। अब आइए क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 साथियों कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रजिस्टर्ड लोवेस्ट सेक्स रेशियो? तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा डी, हरियाणा। हरियाणा में बहुत कम सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो मीन्स कि पुरुषों के हिसाब से पुरुषों के सामने पुरुषों के आधार पर महिलाओं की कितनी संख्या है, कितनी जनसंख्या, मतलब जो रेशियो होता है उसको ये कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका था राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार एंड हरियाणा। तो द करेक्ट आंसर इज हरियाणा। तो लिंगानुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन किया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि पुरुषों की संख्या के सामने महिलाओं की संख्या कितनी है, तो मतलब every 1000 मेल हाउ मेनी नंबर ऑफ वीमेन। तो ये मतलब हर 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है उसको सेक्स रेशियो कहा जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं कि भारत में जजिया लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू लेवी अ जजिया इन इंडिया वाज। जजिया जिसके बारे में लोग जानते हैं काफ़ी कष्टदायी टैक्स था जिसके कारण काफ़ी विद्रोह भी हुआ था और ये काफ़ी कष्टदायक था। जो भी उस दौरान जो भी भारतवर्ष में जो रहते थे उनके लिए एक तरीके का ये कर था, एक तरीके का ये टैक्स था। तो इसका आप ऑप्शन देख सकते हो, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन कासिम। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा डी, मोहम्मद बिन कासिम ने जो है पहली बार इंडिया में जजिया लगाया था, ठीक है ना। और जजिया इस्लामी कानून के अधीन मुस्लिम देश में स्थायी रूप से रहने वाले गैर मुस्लिमों द्वारा भुगतान किया जाने वाला कर था। मतलब अगर आप मुस्लिम देश में रहते हो और अगर आप गैर मुस्लिम हो तभी आपको ये जजिया टैक्स देना था, ठीक है ना। मतलब मुस्लिमों को नहीं देना था, बस गैर मुस्लिमों को ये टैक्स देना था। और भारत में जजिया लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है ना। और उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 43 पे हम लोग मूव करते हैं। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई शहरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न शहरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, ये ऑप्शन वाला है आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 43 जो कह रहा है तो इसमें आपको क्रम मतलब क्रोनोलॉजी के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो किस क्रम में जो है आंसर होगा, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन में जो 43 है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने कई कारणों से बिहार को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र माना था और 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय संथाल परगना जिले के अंतर्गत देवगढ़ अनुमंडल के रोहिणी गांव में स्थित था। और 12 जून 1857 की पूरे संध्या पर वही सेना थी जिसने विद्रोह शुरू किया था। तो पटना में 3 जुलाई को 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। उसके बाद जो है 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में हुआ और फिर 27 जुलाई को 1857 को आरा के जगदीशपुर में ये विद्रोह हुआ था। तो इसका जो करेक्ट क्रोनोलॉजी है वो है बी। सबसे पहले रोहिणी में हुआ, उसके बाद पटना में हुआ, उसके बाद मुजफ्फरपुर में हुआ, उसके बाद जगदीशपुर जो है वो आपका आरा में है, उसके बाद जगदीशपुर आरा में ये हुआ। 1857 का जो विद्रोह का जो करेक्ट क्रोनोलॉजी है वो ये है रोहिणी, पटना, देन आफ्टर मुजफ्फरपुर, देन आफ्टर जगदीशपुर, दैट बिलोंग्स टू आरा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 44 में हम लोग मूव करते साथियों। क्वेश्चन नंबर 44 जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1906 में अलग बिहार प्रांत की मांग की थी? हु अमंग द फॉलोइंग डिमांडेड अ सेपरेट बिहार प्रोविंस इन 1906 AD, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा सी, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना। तो आप ऑप्शन देख सकते हो, राजेंद्र प्रसाद है, मजरूल हक है, सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सच्चिदानंद सिन्हा। और 1906 में सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण द्वारा जो है अलग बिहार की मांग पेश की गई थी साथियों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 जो है वो कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो एज पर द सेंसस 2011 डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन बिहार इज
ए गोपालगंज, बी मधेपुरा, सी पटना या डी ईस्ट चंपारण या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक जो है जहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि जो है वो दर्ज किया गया है वो है आपका मधेपुरा। ठीक है साथियों। तो भारत की पहली पूर्व जनगणना 1881 में जो है गवर्नर लॉर्ड रिपन के अधीन हुई थी, और 2011 जो लास्ट अभी जो जनगणना हुआ 2011 का जो सेंसस हुआ उसके अनुसार बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, और सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला जो है मधेपुरा। मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, इसमें आपका जो है पूछा जा रहा था आपसे कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर मतलब किस रेट से सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, वो जिला कौन सा है। तो अगर सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिला की बात की जाए तो वो पटना है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपके पटना में है 2011 के सेंसस के हिसाब से। एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की अगर बात की जाए तो वो मधेपुरा है। ठीक है, 2011 के सेंसस के हिसाब से। और पहली जनगणना कब हुई थी आपको, इसका 1881 में जो है पहली जनगणना हुई थी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली जनगणना जो है 1881 में लॉर्ड रिपन के अधीन हुई थी। ठीक है ना, लॉर्ड रिपन के अधीन हुई थी। पहली जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 46 जो है पॉलिटी का क्वेश्चन है, और ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा या से अनुच्छेद जो है संसद को नागरिकता अधिग्रहण और समाप्ति के मामलों में अधिकार संपन्न बनाता है या बनाते हैं। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट इन मैटर्स ऑफ एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शंस देख सकते हो साथियों। ऑप्शन है आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, आर्टिकल 11, आर्टिकल 7 या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 46 है उसका सही आंसर होगा साथियों सी, यानी कि आर्टिकल 11 जो है ये जो है आपको वही अनुच्छेद है जो संसद को नागरिकता अधिग्रहण और समाप्ति के मामलों में अधिकार संपन्न बनाता है, यानी कि आर्टिकल 11। ठीक है, आर्टिकल 11 इज द करेक्ट आंसर। और इसको अगर एलेबोरेटेड फॉर्म में बताओ मैं आपको, तो अनुच्छेद 9 जो है, सारे अनुच्छेद को एक बार हम देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 9 जो है, जो ऑप्शन नंबर ए है, वो कहता है कि स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से संबंधित है। ठीक है ना, अब कोई विदेशी आया और जिसको नागरिकता हासिल करना उससे संबंधित है। और अनुच्छेद 10 जो है नागरिकता अधिकारों की निरंतरता को बताता है। अनुच्छेद 11 जो है वो संसद कानून द्वारा नागरिकता अधिकार को विनियमित कर सकती है। और अनुच्छेद 7 जो है वो पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों के नागरिकता अधिकार से संबंधित है। तो जो हमारा जो क्वेश्चन था वो कह रहा था कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता अधिग्रहण और समाप्ति के मामलों में अधिकार संपन्न बनाता है। तो दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11। अब आइए क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देख लेते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक मूल विशेषता है जिसकी उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस मामले में पुष्टि की गई है। तो सेक्युलरिज्म इज अ बेसिस फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीअफर्म्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो एक है संकड़ी प्रसाद का केस, एक है गोलकनाथ केस, या एक है मिनर्वा मीरवाद वाला जो केस था वो, या एसआर मुंबई केस, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो आपका हो जाएगा, मतलब सेकुलरिज्म इज अ बेसिस फीचर। धर्म आप ये कंटेंट आप पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन जो हमारा है वो एकदम बीपीएससी के हिसाब से मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस है, ट्विस्टेड क्वेश्चंस है जो एग्जामिनेशन में करेंटली पूछा गया है। तो धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक मूल विशेषता है। ठीक है, सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस मामले में पुष्टि की गई है, रीअफर्म्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों ऐसा मुंबई केस जो हुआ था, ऐसा मुंबई केस जो हुआ था उसमें आपका जो है
इसको माना गया है। तो प्रसिद्ध केशवानंद भारतीय मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो भारतीय संविधान की एक मूल विशेषता है, जिसकी एसआर बोमई बाद में उच्चतम न्यायालय ने फिर से पुष्टि की थी। तो ये जो केस है ये पहले जो है केशवानंद मामले में उठा था, और केशवानंद भारतीय मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये चीज़ माना था कि सेकुलरिज्म जो है, धर्मनिरपेक्षता जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक मूल विशेषता है। और ये रिपीट कब हुआ था? तो एसआर बोमई केस में उच्चतम न्यायालय ने फिर से इसकी पुष्टि की थी, ठीक है ना। तो अगर इसमें ऑप्शन में रहता है केशवानंद तो हम लोग केशवानंद को चूज करते हैं, बट केशवानंद इज नॉट द ऑप्शन, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज एसआर बोमई केस, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 48 वो कह रहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है। अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन विच इज क्वाइट कॉमन इन द बीपीएससी एग्जामिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट द इंडियन पॉलिटी। तो आपका कहता है कि द टेन्योर ऑफ द गवर्नर इज ऑफ 5 years, मतलब राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है, यानी कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी ब्राउट इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ऑप्शन सी कहता है कि संसद सदस्य की अयोग्यता के मामलों पर विचार करते समय लोकसभा अध्यक्ष एक न्यायाधिकार के रूप में कार्य करता है, यानी कि द स्पीकर व्हाइल डीलिंग द मैटर्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वर्क एज अ ट्रिब्यूनल। या नौवा कहता है, डी कहता है कि नौवा संविधान संशोधन किसी भी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किए जाने का प्रावधान। तो क्वेश्चन नंबर जो 48 है साथियों, ये जो है ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 48 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, कि द स्पीकर व्हाइल डीलिंग ऑफ द मैटर्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वर्क एज ट्रिब्यूनल। तो ये जो है भारतीय संविधान के हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। और क्वेश्चन नंबर 48 जो है साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, सॉरी ये मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन नंबर जो आपका, मैंने ऑप्शन ई देखा ही नहीं था दरअसल। क्वेश्चन नंबर आपका ये जो 48 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। ई क्यों होगा वो भी आपको बता दूं। तो 48वां क्वेश्चन जो है, जो 48 क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो विकल्प सी, बी और सी ये तीनों सही है, ठीक है ना। आप देख सकते हो कि विकल्प बी और सी जो है वो आपका सही है, यानी कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है, और संसद सदस्य की अयोग्यता के मामलों पर विचार करते समय लोकसभा अध्यक्ष एक न्यायाधिकार के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी, विकल्प बी और विकल्प सी सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, या 2 या 2 से अधिक, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई कह रहा हूँ उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे भी है 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स, दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ई। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो राज्यपाल निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। तो गवर्नर कैन इशू ऑर्डिनेंस अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। आर्टिकल 213 या अनुच्छेद 176 या आर्टिकल 256 या अनुच्छेद 256 या आर्टिकल 158 या अनुच्छेद 158। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो है साथियों करेक्ट आंसर होगा आपका आर्टिकल 213, ठीक है, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 213 जो है इसके थ्रू जो है अध्यादेश जारी किया जा सकता है, और राज्यपाल इसी अनुच्छेद के तहत, इसी आर्टिकल के तहत जो है अध्यादेश ला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अनुच्छेद 213 क्या कहता है। तो ये आपका कहता है साथियों कि राज्य का राज्यपाल राज्य विधायिका का सत्र न चल रहे होने पर, मतलब अगर आपका विधानसभा भंग है तो अगर ना चल रहा है तो अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर विधानसभा भंग है तो राज्यपाल जो है ये आपका अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और डीसी वाद व बनाम बिहार राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि राज्यपाल द्वारा कई अध्यादेश जो है
जारी किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो 7वां संविधान अध्यादेश जारी कर सकता है और जब संसद ना चल रहा हो तो आर्टिकल 213 जो है ये आपका इस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश राज्यपाल जारी कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 50 पे मूव करते साथियों। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? हु वाज द फर्स्ट बिहार लेजिस्लेटिव, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली? तो क्वेश्चन ऑप्शन है बिहार हिस्ट्री का क्वेश्चन आप देख सकते हो। ऑप्शन नंबर ए कह रहा बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, बी कह रहा मौलाना अबुल कलाम, सी कह रहा जयप्रकाश नारायण, डी कह रहा बाबू जगजीवन राम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों कि बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष जो है वो बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। 2021-22 के बजट के अनुसार 7 निश्चय 2 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? ठीक है, 21-22 के बिहार बजट के अनुसार 7 निश्चय, ये आपका करेक्ट का क्वेश्चन है। जो भी बिहार बजट अभी जो गुजरा है उसका क्वेश्चन है, कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ऑप्शन ए कह रहा है 3561 करोड़, 3876 करोड़ ऑप्शन बी, 4671 करोड़ ऑप्शन सी, या 5243 करोड़ ऑप्शन डी। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि 4671 करोड़ रुपए जो है 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के लिए आवंटित किया गया है। और 2021-22 के बिहार बजट के अनुसार जो है बजट में 7 निश्चय 2 के लिए 4671 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं साथियों। टीन उत्पादन क्षेत्र देवराज बिहार के किस जिला में स्थित है? टीना प्रोडक्शन रीजन देवराज इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहार जीके का क्वेश्चन आपका देख सकते हो, ये बेसिक क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके एकदम एग्जामिनेशन के हिसाब से रेलेवेंट आप क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन को हम लोग स्किप नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो टीन प्रोडक्शन रीजन देवराज इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो ए आपका नवादा, बी है कैमूर, सी है गया, डी है वेस्ट चंपारण, या ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि बिहार के जो है साथियों गया में, बिहार के जो है गया में आपका देवराज और कुड़कुखंड नामक टीन उत्पादक क्षेत्र अवस्थित है और टीन कैसेराइट नामक खनिज से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो टीन का प्रोडक्शन कैसेराइट से होता है और टीन उत्पादक क्षेत्र जो है 2 है, वो गया जिला में देवराज और कुड़कुखंड, ठीक है ना। एक गया में खाली देवराज नहीं है, एक आपका कुड़कुखंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है टीन प्रोडक्शन रीजन जो है ये दोनों गया में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 53 पे हम लोग मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा साथियों कि निम्नलिखित में से किस जिला को चिकन स्नेक को स्पर्श करती है, ठीक है ना। द बाउंड्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट टचेज चिकन स्नेक? मतलब बिहार का कौन सा जिला चिकन नेक को टच करता है? वो जो पतली सी लाइन है जो कनेक्ट करता है, तो वो बिहार का कौन सा जिला है जो चिकन नेक को वो भी टच करता है? तो साथियों इसका जो है आपका ऑप्शन आप देख सकते हो कि ए अररिया, बी किशनगंज, सी कटिहार, डी पूर्णिया, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जो है जो सिलीगुड़ी वाला जो कॉरिडोर है उसी को चिकन नेक कहते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर काफ़ी पतला रीजन है वहाँ पे और सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को क्या कहते हैं? तो चिकन नेक कहते हैं। और किशनगंज जिला जो है साथियों, किशनगंज जिला जो है बिहार का जो जिला है वो जो है आपके इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पश्चिम बंगाल राज्य में जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर स्थित है उसको किशनगंज टच करता है। तो किशनगंज इज द राइट आंसर। तो किशनगंज क्या है? तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको हम लोग चिकन नेक भी कहते हैं उसको टच करता है। तो आज के लिए साथियों हम लोग 53 तक हम लोगों ने देखा, फिर आज हम लोग 55 तक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है कि आपका 54। निम्नलिखित में से किस प्रमंडल की सीमा झारखंड को स्पर्श करती है? यानी कि द बाउंड्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन
टचेस झारखंड, तो पटना का या तिरहुत का जिला या मगध का जिला या सारण का जिला या इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ये इनमें से कोई ऐसा डिवीजन नहीं है इन जिलाओं के जो कि आपके झारखंड को टच करता है। तो बिहार में कुल जो है 9 प्रमंडल है, जिनमें पटना, मुंगेर, भागलपुर, मगध प्रमंडल की सीमा जो है झारखंड से मिलती है। ठीक है ना, इसमें आपका जो है ये अगेन यहाँ पे 2 ऑप्शन से ज़्यादा हो गया साथियों, इसलिए ऑप्शन ई हुआ। यानी कि इसमें कौन कौन सा सही ऑप्शन था, तो पटना और मगध जो है करेक्ट आंसर था। पटना और मगध का जो है पटना और मगध के जो भी प्रमंडल हैं वो जो है झारखंड की सीमा से टच करती है, यानी कि स्पर्श करती है। और बिहार में कुल 9 प्रमंडल है जो कि झारखंड से टच करती है, और वो है पटना, मुंगेर, भागलपुर और मगध प्रमंडल। ठीक है ना, तो ये सारा आपका झारखंड से मिलता है। ऑप्शन में जो है आपका पटना और मगध था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, यानी कि मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है ना, अब आइए क्वेश्चन नंबर 55 पे हम लोग देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 55 जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान की विशेषताएं नहीं है। ठीक है, आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इग्नियस रॉक। ठीक है ना, इग्नियस को क्या कहते हैं, आग्नेय कहते हैं। ठीक है ना, तो खनिजों की, इसके ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। खनिजों की दृष्टि में ये समृद्धशाली होती है। ठीक है, कौन सा विशेषता नहीं है ये हम लोगों को देखना। ठीक है ना, खनिजों की दृष्टि से समृद्धशाली नहीं होती है, इट इज रिच इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स, और होती है सॉरी इट इज रिच इन टर्म ऑफ मिनरल्स। इनके अपक्षय से रेगुर मिट्टी बनती है, दियर वेदरिंग फॉर्म्स रेगुर सॉइल। सी ऑप्शन कहता है कि ये पत्थरदार चट्टानें होती है, दीज आर फ्लैकी रॉक्स। या ई कहता है इसमें कि इन्हें आंतरिक चट्टान भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल रॉक्स। और ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं, या 2 या 2 से अधिक। ठीक है ना, तो 55 का जो है करेक्ट आंसर होगा साथियों कि ये फ्लैकी रॉक्स होती है। ठीक है ना, ये परतदार चट्टानें होती है। ये जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इसकी विशेषताएं नहीं है। आपके आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस चट्टानों की, इग्नियस रॉक्स की ये विशेषता नहीं है कि ये परतदार चट्टानें होती है। तो ये इसका अगर डिस्कशन की बात की जाए तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आग्नेय चट्टान होता साथियों, उसकी रचना जो है तत्व एवं तरल मैगा के शीतल ठोकर ठोस होने से होती है। ठीक है ना, तो कभी कभी मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर ठोस हो जाती है, इसलिए इसे आंतरिक चट्टान भी कहते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लोग आंतरिक चट्टान भी कहते हैं। और इनके अपक्षयन से काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी बनती है, और ये आपका जो है परतदार नहीं होता। तो ये जो है इट इज रिच इन टर्म ऑफ मिनरल्स, देयर वेदरिंग फॉर्म्स रेगुलर सॉइल्स, यानी कि ये रेगुलर मिट्टी बनाती है। और ये जो है इंटरनल रॉक्स भी इसको कहा जाता है। और खनिजों की दृष्टि से ये समृद्धशाली होती है। ये तीनों इसकी विशेषताएं हैं, बट ये परतदार चट्टानें होती है, ये इसकी विशेषता नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 56 पे हम लोग मूव करते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 56 जो है मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आप देख सकते हो। ठीक है ना, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि लंदन इंडिया एसोसिएशन नामक संस्था के स्थापना से कौन संबंधित नहीं है। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड लंदन इंडिया एसोसिएशन। तो इसका आपका ऑप्शन देख सकते हो, दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, रोमेश चंद्र दत्त, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों कि दादा भाई नौरोजी जो है, दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिशबंदी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। और आपका जो ऑप्शन कह रहा है, जो आपके क्वेश्चन की मांग है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड लंदन इंडिया एसोसिएशन, यानी कि लंदन इंडिया एसोसिएशन नामक संस्था के स्थापना से कौन संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों आपको डी, रमेश चंद्र दत्त जो है लंदन इंडिया एसोसिएशन से संबंधित नहीं है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 56 जो है उसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी। तो दादा भाई नौरोजी जो है प्रथम भारतीय थे और वे उदारवादी दल से थे। दादा भाई नौरोजी को उदारवादी दल से माना जाता था और उदारवादी दल की ओर से ये जो है फिशबंदी से जो है ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। तो दादा भाई नौरोजी तो होगा नहीं, उमेश चंद्र चटर्जी भी नहीं, फिरोज शाह मेहता भी नहीं, तो रमेश चंद्र दत्त जो है इनका इस स्थापना से कोई संबंध नहीं था।
तो साथियों ये था आज हम लोगों ने टोटल 25 से लेके हम लोगों ने 56 तक का क्वेश्चन देखा, जिसमें हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद हम लोगों ने मेडाइवल हिस्ट्री, हम लोगों ने बिहार का करंट, बिहार का बजट और बिहार स्पेशल के जीके को देखा। तो होप यू गाइस लाइक दिस सेशन, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और डिस्क्रिप्शन में अगेन मैं बता देता हूँ कि ये पूरा जो हम लोगों ने फटाफट कोर्स बनाया था साथियों, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देते हैं लिंक, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। और इसके पहले वाले वीडियो को भी, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोगों ने जो है डिस्कस करा था, उसको भी आप जाके देख सकते हो। तो होप यू लाइक दिस सेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।